क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी निकाल लीजिए और फिर पर यूनिट वॉल्यूम। तो वैसे तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये होता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, U बाय V। V वॉल्यूम है यहाँ पे, और ये वैल्यू जो होती है ये होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या अब आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा है? अगर आपको E इक्वल टू वी बाय डी पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला पता है, तो आप V बाय डी की वैल्यू यहाँ रख देंगे और आपको एनर्जी डेंसिटी मतलब स्मॉल u मिल जाएगा। कितना होगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। एक बार और देख लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं। हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। फिर से देख लेते हैं कैसे बना। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब एनर्जी कितनी होती है कैपेसिटर की? हाफ CV स्क्वायर होती है, ठीक है। तो हाफ CV स्क्वायर रखोगे, फिर उसमें C की जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी रखोगे, वॉल्यूम को एरिया इनटू डिस्टेंस रखोगे। ये सारी वैल्यूज रखने के बाद हमें ये वाला फॉर्मूला मिलता है एनर्जी डेंसिटी का, ये आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्लियर। और ये जो फॉर्मूला है इसमें E की वैल्यू V बाय डी रखी हमने, तो V स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन ए आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार पॉज करके। Some charge is being given to conductor, then its potential maximum at surface, maximum at center, remain same throughout the conductor, maximum somewhere between surface and center। तो ये बात 2-3 बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी हमारा कंडक्टर होता है उस कंडक्टर में पूरा सेंटर से लेकर और सरफेस तक पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है? इक्वल होता है। सरफेस सेंटर से लेकर यहाँ पर अगर मान लीजिए ये VC है, V सेंटर पोटेंशियल एट सेंटर, और ये भी सरफेस है, तो VC इक्वल टू V सरफेस होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होती है वो 0 होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो होती है वो कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, जो भी R डिस्टेंस होती है। बट पोटेंशियल का केस अलग है। पोटेंशियल में क्या होता है? कांस्टेंट होता है पोटेंशियल थ्रू आउट द सरफेस, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, सो रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 11। आप ट्राई करके देखिए इसको, आपसे बन रहा है क्या, उसके बाद में मैं करता हूं इसे। क्या दिया है? अ कैपेसिटर इज चार्ज विथ अ बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इज U। एनर्जी कितनी स्टोर हुई है? U हुई है। सो U इक्वल टू कितना होगा? हाफ ऑफ Q इंटू Q ले लें हम, या CV स्क्वायर ले लें, जो भी इसकी कैपेसिटी है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? C है, और चार्ज कितना है? Q है, तो Q स्क्वायर अपॉन C, ये इसकी टोटल एनर्जी हो गई। अब क्या किया है? आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी, पहले क्या किया था? कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, ठीक है। बाद में क्या किया? उस बैटरी को हटा दिया और वहां पर क्या लगा दिया? पहले इस बैटरी के साथ कनेक्ट करके और क्या किया? एनर्जी दे दी इसको। कितनी एनर्जी आ गई? U इसके पास एनर्जी आ गई, और वो U एनर्जी कितनी है? हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। अब हमने क्या किया? इसको बैटरी को हटाया और इसके साथ पैरेलल में एक और सेम कैपेसिटर लगा दिया। C कैपेसिटी इसकी भी थी, C इसकी भी है। अब क्या होगा? अब चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा, इस तरफ इस पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो नया चार्ज कितना होगा? कॉमन पोटेंशियल से हम निकाल सकते हैं। कॉमन पोटेंशियल पता है ना? कॉमन पोटेंशियल कैसे निकाला था हमने? तो उससे कॉमन पोटेंशियल से हम नया चार्ज निकाल लेंगे, और नया चार्ज निकालने के बाद वापस से जब हम एनर्जी निकालेंगे तो U1 इक्वल टू हमारे पास जो नया वाला चार्ज है हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, इस तरह से आएगा।
और ये वैल्यू हमारी बनेगी u/4। ये वैल्यू कितनी बनने वाली है, u/4। तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा, ठीक है ना। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी वो आंसर डायरेक्ट भी आ जाएगा और आप सॉल्व करेंगे तो भी। अगर नहीं बनता है तो मुझे कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अब ये है व्हीट स्टोन स्ट्रक्चर, ये व्हीट स्टोन स्ट्रक्चर है। ये आपके रेजिस्टेंस जैसे होते थे ना, R1 R2 अपॉन R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4, तो बिल्कुल वैसे ही ये आपके लिए P हो गया, ये आपके लिए Q हो गया, ये आपके लिए R हो गया और ये आपके लिए S हो गया। और जब P बाय Q इक्वल टू R बाय S इक्वल होता है तो ये बीच वाला जो होता है ये खत्म हो जाता है, इसका कोई सेंस नहीं होता। और ऐसे केस में हमारा जो आंसर बनता है वो कैसा बन जाता है, C इक्वल टू जितना आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है वही हमारा आंसर हो जाता है, 6 माइक्रोफैरेड। तो 6 माइक्रोफैरेड हमारा आंसर है यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये आइडेंटिकल नहीं होते तो क्या होता, क्योंकि ये बीच वाला खत्म हो गया है तो ये और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाते, रेजिस्टेंस नहीं कैपेसिटेंस, और ये भी सीरीज में आ जाते, तो इन दोनों का सीरीज बनाते, इन दोनों का भी सीरीज बनाते, और फिर जो हमारे पास दो वैल्यू आई है उनको पैरेलल में कनेक्ट करके और आंसर निकाल लेते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 कैपेसिटर्स each of capacity 4 microfarad to be connected in such a way that capacitance becomes 6 microfarad. This can be done. सभी को सीरीज में कनेक्ट कर दें, सीरीज में कनेक्ट करोगे तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 पॉसिबल ही नहीं है। सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो 4 प्लस 4 प्लस 4, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। सीरीज में कैसा होगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/6, ये तो 6 बन ही नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे में 4 प्लस 4 प्लस 4, ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड में कनेक्टिंग 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, मतलब दो को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दें तो आपका सी बन जाएगा, जो सी डैश होगा वो बन जाएगा आपका सी सीरीज प्लस सी पैरेलल। तो सी सीरीज के दोनों आपने कनेक्ट किए तो 1/4 प्लस 1/4, ये इससे हमारा सी सीरीज बनेगा और वो हो जाएगा हमारा 2 प्लस सीपी, सीपी पैरेलल में इसलिए डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, तो सी डैश इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड। मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया है, किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर ये था 13, ठीक है ना। अगर कुछ डाउट है तो चलिए मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, स्ट्रक्चर से आपको ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा। कैसा, दो सीरीज में ले लेते हैं, ये 4 और ये 4, ये 4 ये 4, और यहाँ पर ये है फिर से एक पैरेलल में, तो ये भी हो गया 4। अब बताइए ये दोनों मिलके कितने बनाएंगे, ये दोनों 2 माइक्रोफैरेड बना देंगे ना, और नीचे 4 माइक्रोफैरेड एक है ये पैरेलल में इसके साथ, तो 2 प्लस 4 6 हो गया, मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 14, A bullet of mass 2 gram is having charge 2 microcoulomb. मास दिया है 2 ग्राम, चार्ज दिया है 2 माइक्रोकूलम। Through what potential difference must be accelerated starting from rest to acquire speed of 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस पोटेंशियल से करें कि इसका जो स्पीड है वो कितनी हो जाए, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, ठीक है ना। तो क्या करें, वी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। एक तो हमारे पास ये वाली मेथड है, इससे ट्राई कर लेते हैं, कितनी हो 10 माइनस 0 अपॉन टी इक्वल टू ए, लेकिन अभी टाइम की रिक्वायरमेंट है हमें, तो टाइम की रिक्वायरमेंट के लिए क्या करें,
देखते हैं। इसने तो हमें टाइमिंग दिया नहीं है, तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, पोटेंशियल पूछा है, तो पोटेंशियल पूछा है तो हमें शायद टाइम की रिक्वायरमेंट लगेगी नहीं, डायरेक्ट पोटेंशियल से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना? कैसे? अगर हम वर्क डन निकाल लें, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है Q इंटू वी, और यही किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर के। तो देखो ये मेथड हमारी कोई काम नहीं आई, इसे हटा ही दीजिए, कोई जरूरत नहीं है इस मेथड की। वर्क डन क्या होता है? W इक्वल टू क्यू इंटू वी, और वर्क डन ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। सारी वैल्यूज रख दीजिए आप। हाफ इंटू एम की वैल्यू 2 है, 2 ग्राम है ना, तो इसको 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में बदल लिया। वेलोसिटी कितनी चाहिए? 10, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू कितना दिया है? 2 इंटू 10⁻⁻6 दिया है, इंटू पोटेंशियल आ गया। बस अब तो इजी हो गया बिल्कुल। 2 से ये 2 कट हुआ और यहाँ बचा 10⁻⁻1 अपॉन में आया 2 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू वी। तो ये वैल्यू हमारी बनेगी 10⁵ मतलब 10 इंटू 10⁴ अपॉन 2, तो 5 इंटू 10⁴ वोल्ट। ये आंसर चेक कीजिए, 5 इंटू 10⁴ वोल्ट मतलब 50 किलो वोल्ट। क्लियर? सारे क्वेश्चंस में देखिए, कोई भी अगर नया फॉर्मूला मिला है या कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा है जिस पे आपको डाउट आ रहा है, मुझे कमेंट करिए, उससे रिलेटेड अपन वीडियो बनाएंगे या एक लेक्चर पूरा बना लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे।